हेलो गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धि इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धि इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन प्रश्नों को देखते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सीपीसीबी दर्शाता है। तो सीपीसीबी दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। कला के सिद्धांत हैं, तो कला के सिद्धांत कितने हैं? तो पहले हम कला के तत्व देखते हैं, फिर कला के सिद्धांत देखते हैं कि कितने हैं। तो कला के कितने तत्व हैं? कला के 7 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, छाया, रिक्त स्थान। ये क्या है? तो ये 7 कला के तत्व हैं। अगर हम सिद्धांत की बात करें तो कला के कितने सिद्धांत हैं? तो कला के 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? अनुपात, संतुलन, दबाव, एक रूपता, लय। क्या क्या है? अनुपात है पहला, अनुपात है दूसरा, संतुलन है, दबाव, अनुपात, संतुलन, दबाव, एक रूपता, लय। एक रूपता को हम समरूपता भी कहते हैं, अनुरूपता भी कहते हैं। तो ये क्या है, अनुपात, संतुलन, दबाव, एक रूपता तथा लय। ये क्या है? तो ये कला के सिद्धांत हैं। अब अनुपात से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन बनते हैं कि कला के जो अनुपात जो है इसके कितने तत्व हैं? तो अनुपात के कितने तत्व हैं? तो अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, दूरी, माप, प्रपोर्शन इन लाइन, प्रपोर्शन इन मेजरमेंट, प्रपोर्शन इन डिस्टेंस। ये क्या है? तो ये कला के अनुपात के 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, अनुपात में रेखा, अनुपात में दूरी, अनुपात में माप, प्रपोर्शन इन लाइन, प्रपोर्शन इन डिस्टेंस, प्रपोर्शन इन मेजरमेंट। और अगर हम बात करें यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है संबंधों का नियम किसे कहते हैं? तो संबंधों का नियम किसे कहते हैं? तो अनुपात को कहते हैं। रूल्स ऑफ लॉ किसे कहते हैं? रूल्स ऑफ रिलेशन। ये सभी किसको कहते हैं? तो अनुपात को कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसे संबंधों का नियम कहते हैं? तो अनुपात। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कला का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो एकता का भाव पैदा करता है? तो कौन सा ऐसा कला का सिद्धांत है? तो एक रूपता, जिसे हम अनुरूपता, समरूपता भी कहते हैं। ये क्या है? तो ये एकता का भाव पैदा करता है। अब हम अगर थोड़ा सा संतुलन के बारे में देखें तो संतुलन कितने प्रकार का है? तो संतुलन भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? औपचारिक तथा अनौपचारिक, फॉर्मल बैलेंस तथा इनफॉर्मल बैलेंस। ये भी कितने प्रकार के हैं? तो ये भी 2 प्रकार के हैं। कौन सा? औपचारिक संतुलन, औपचारिक है। दूसरा कौन सा है? अनौपचारिक, अनौपचारिक संतुलन है। औपचारिक संतुलन को हम और किन नाम से जानते हैं? तो औपचारिक संतुलन को हम सम संतुलन के नाम से जानते हैं। इसे व्यवस्थित संतुलन भी कहते हैं। तो औपचारिक संतुलन को हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो सम संतुलन और जो है इसे व्यवस्थित संतुलन के नाम से भी जानते हैं। अगर अनौपचारिक की बात करें तो इसे असमितीय संतुलन कहते हैं तथा इसे अव्यवस्थित संतुलन कहते हैं। असमितीय तथा अव्यवस्थित संतुलन। अगर हम औपचारिक की बात करें तो औपचारिक संतुलन को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? तो पहला क्या है, द्विसुडौल संतुलन। और दूसरे की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। तो दूसरा कौन सा है? प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। तो ये भी जो है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं औपचारिक संतुलन को। ये कौन सा है? ये कौन सा? औपचारिक संतुलन भी 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो द्विसुडौल संतुलन है, द्विसुडौल संतुलन। दूसरा कौन सा है? अस्पष्ट तथा
दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अस्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन, प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। औपचारिक संतुलन भी क्या है? ये भी दो प्रकार के हैं। तो संतुलन कितने प्रकार के हैं? संतुलन दो प्रकार के हैं, औपचारिक तथा अनौपचारिक। औपचारिक को हम सम संतुलन तथा व्यवस्थित संतुलन कहते हैं। अनौपचारिक को हम क्या कहते हैं? असमितीय संतुलन तथा अव्यवस्थित संतुलन। अगर औपचारिक की बात करें, इसको हम दो भागों में, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, लुईस-सूडोल संतुलन तथा प्रत्यक्ष तथा अस्पष्ट संतुलन। तो ये था जो है कुछ यहाँ से जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम बात करें, अगर कला के तत्व कितने, अनुपात, संतुलन, दबाव, एक रूपता, लय, ये सिद्धांत हैं। अगर तत्व की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, छाया, रिक्त स्थान। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी पर। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं। लिंडसे ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो लिंडसे महोदय ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? इन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? इन्होंने जो है 6 वर्गों में बांटा है मूल्यों को। कितने वर्गों में बांटा है? तो 6 वर्गों में बांटा है। पहले तो हम देखते हैं मूल्य की। अगर हम बात करें तो मूल्य जो है प्रभुत्व के आधार पर मूल्य 2 प्रकार के होते हैं। प्रभुत्व के आधार पर अगर हम मूल्यों की बात करें तो ये कितने प्रकार के हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य हैं। पहला कौन सा है? आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य। दूसरा कौन सा है? आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। दूसरा कौन सा है? आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंडसे ने मूल्यों को कितने वर्गों में बांटा है? तो कितने वर्गों में बांटा है? तो 6 वर्गों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? इन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? इन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में। अब कौन कौन से हैं? सामाजिक मूल्य, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, सामाजिक मूल्य, आर्थिक, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, क्या है? राजनीतिक मूल्य है। फिर धार्मिक मूल्य है, धार्मिक मूल्य। फिर छठवां क्या है? सौंदर्यात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य। ये क्या है? तो ये 6 प्रकार हैं मूल्यों के। मूल्यों को 6 वर्गों में किसने बांटा है? तो लिंडसे महोदय ने मूल्यों को 6 वर्गों में बांटा है। सामाजिक, आर्थिक, सैद्धांतिक, राजनैतिक, धार्मिक तथा सौंदर्यात्मक मूल्य। ये क्या है? तो ये मूल्यों के 6 प्रकार हैं। ये किसने बताया है? ये मूल्यों के प्रकार के बारे में किसने बताया है? तो लिंडसे महोदय ने बताया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था है। तो रेशम के जो कीड़े हैं, इसकी सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? तो कोकून की अवस्था है। कौन सी अवस्था है? तो कोकून की अवस्था है। अब हम थोड़ा सा रेशम के बारे में देखते हैं कि रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? रेशम के कीड़े का नाम क्या है? रेशम के कीड़े का जीवन काल कितने दिन का है? रेशम के कीड़े की कितनी अवस्थाएं हैं? एक एक करके हम इस सब पर डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं रेशम की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। तो रेशम की प्राप्ति जो है ये हमें प्राकृतिक जगत से होती है। प्राकृतिक जगत में ये हमें प्राणिज जगत से प्राप्त होता है। प्राणिज जगत से हमें 2 रेशे मिलते हैं। कौन कौन से? पहला तो रेशम, दूसरा ऊन है। रेशम जो है क्या है? तो रेशम प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। ये क्या है? ये फिलामेंट है। और फिलामेंट का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो इंच और फिलामेंट का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो मीटर में करते हैं। और अगर स्टेपल की बात करें तो स्टेपल रेशो का मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो इंच और सेंटीमीटर में करते हैं। रेशम जो है, रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रेशम में जो है फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें सेरिसिन नामक गोद पाया जाता है। अगर हम वहीं ऊन की बात करें तो उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो उनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ऊन जो है प्राकृतिक जगत का सबसे निर्बल रेशा है। क्या है? तो प्राकृतिक जगत का सबसे निर्बल रेशा है। ऊन जो है उनका ऐसा रेशा है, तो ऊन जो है स्टेपल फाइबर के अंतर्गत आता है।
अब हम रेशम की बात करें तो रेशम की देवी का नाम क्या है? तो रेशम की देवी का नाम जो है सीलिंगची है। रेशम के कीड़े का नाम क्या है? तो बॉम्बेक्स मोरी है। रेशम का जन्मदाता देश कौन सा है? तो चीन है। रेशम के कीड़े की जो है अवस्थाएं कितनी है? तो ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये क्या है? ये 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अगर इसके जीवन काल की बात करें तो इसका जो जीवन काल है ये कितने दिन का होता है? तो 37 से 63 दिन का होता है। तो रेशम के कीड़े की जो सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? तो कोकून है। अगर हम बात करें हमें जो ये रेशम की प्राप्ति हमें 2 प्रकार से होती है। कौन कौन से? पहला तो वाइल्ड सिल्क, दूसरा क्या है? कल्टिवेटेड सिल्क। यानी कि पहला जो है ये एक तो जो रेशम के हमें कीट पालन कर जो रेशम की प्राप्ति हमें 2 जगह से होती है। कौन कौन सी होती है? पहला जो है स्वनिर्मित रेशम, दूसरा क्या है? उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित और उत्पादित रेशम यानी कि पहला तो जो है एक जो स्वनिर्मित यानी वाइल्ड सिल्क, दूसरा कौन सा है? दूसरा कल्टिवेटेड सिल्क है। तो ये जो है हमें रेशम की प्राप्ति 2 जगह से होती है। और यहाँ से पूछा जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो रेशम का जो कीट पालन होता है वो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो रेशम में फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सेरेसिन नामक गोद पाया जाता है। रेशम और उनमें अंतर क्या है? तो रेशम में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि अगर हम उनकी बात करें तो उन एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। उन क्या है? इसलिए उन क्या है? रेशम से अलग है। उन एकमात्र ऐसा रेशा है जिसमें क्या होता है? जिसमें सल्फर पाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि स्टोविंग क्या होता है? तो स्टोविंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, ये क्या स्टोविंग प्रक्रिया क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्टोविंग प्रक्रिया है ये जो है ये कीड़े की ये अवस्था होती है कि कीड़े को जो है हम कोकून की अवस्था तक चलने देते हैं। इसके बाद की उसकी जो अवस्था होती है उसको हम रोक देते हैं। कीड़े के जीवन काल को जो है कोकून की अवस्था तक चलने देना तथा आगे की प्रक्रिया को जो है रोक देना ही क्या कहलाता है? स्टोविंग प्रोसेस कहलाता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो थे जहाँ ये रेशम से जो क्वेश्चन बनते थे ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते चलिए। तो रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कौन सी है? तो कोकून की अवस्था है। रेशम कैसा रेशा है? तो रेशम जो है प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। प्राकृतिक जगत में जो है प्राकृतिक जगत का एकमात्र ऐसा रेशा सिल्क है जो क्या है? जो कि फिलामेंट है। बाकी सभी के सभी रेशे जो हमें प्राकृतिक जगत से प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? तो सभी के सभी जो है स्टिपल रेशे होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। तो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आंसर हमारा क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट। अब अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, यहाँ पोषक तत्व की बात हो रही है, तो पोषक तत्व कितने हैं? तो पोषक तत्व 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पोषक तत्व 6 हैं। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। ये क्या है? ये 6 पोषक तत्व हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा गया है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है? अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें जो है वानस्पतिक जगत से होती है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? कार्बोज का निर्माण करते हैं। तो इसकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? वानस्पतिक जगत से होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की वर्गीकरण की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। इसको भौतिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं तथा इसको रासायनिक विशेषताओं के आधार पर करते हैं। अगर हम भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको हम देखें तो इसके अंतर्गत 2 आते हैं, शर्कराएं तथा अशर्कराएं आती हैं। जबकि अगर हम इसको रासायनिक विशेषताओं के आधार पर देखें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा होता है? तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अगर इसका हम वर्गीकरण करें तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से करते हैं। कौन कौन सा? भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शर्कराएं तथा अशर्कराएं। शर्कराएं तथा अशर्कराएं होती हैं।
शर्कराएं तथा अशर्कराएं। अगर हम यहाँ रासायनिक की बात करें तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा है। मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाई तथा पॉली। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 आते हैं। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। अगर डाई की बात करें तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। अगर हम पॉलीसैकेराइड की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो स्टार्च हुआ, पेक्टिन हुआ, सेलुलोज हुआ, तो ग्लाइकोजन हुआ। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार ये पूछा जाता है कि जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ये कैसा पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है या जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा ये क्या है, ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें ज़्यादा मात्रा में होती है हमारे शरीर को। और अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो विटामिन और मिनरल्स ये क्या हैं, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो प्रोटीन है, प्रोटीन, वसा, कार्बोज ये क्या है, तो ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर वहीं हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो के अंतर्गत कौन सा आता है, विटामिन है तथा मिनरल्स, ये सभी क्या है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन आपका यस्टेट में पूछा हुआ है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ से क्वेश्चन और ये बनता है कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है। अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर वहीं हम फैट की बात करें तो हम अगर 1 ग्राम फैट ले रहे हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है, तो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये फैट से कुछ क्वेश्चन थे जो कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को जो है हम दो भागों में बांटते हैं। अगर इसकी विशेषताओं के आधार पर इसको देखें तो भौतिक विशेषताओं के आधार पर तथा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, शर्कराएं तथा अशर्कराएं। अगर रासायनिक की बात करें तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं तथा डाइसैकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कई आते हैं। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। जबकि डाई की बात करें तो डाइसैकेराइड के अंतर्गत कौन सा आता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आता है। और अगर वहीं पॉलीसैकेराइड की बात करें तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन सा आता है, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, पेक्टिन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ। ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।